नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से अहम खबर की। ऋचा जोगी की जाति को लेकर बड़ी खबर है। जाति प्रमाण पत्र रद्द करने को लेकर नोटिस जारी किया गया। क्यों न रद्द किया जाए प्रमाण पत्र, नोटिस जारी कर 10 दिनों में जवाब मांगा गया। जवाब नहीं देने पर एक पक्षीय कार्रवाई के आदेश। ऋचा की जाति प्रमाण पत्र पर की गई आपत्ति, जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने नोटिस दिया है। तो ऋचा जोगी की जाति को लेकर अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वो गोंड जाति की नहीं है। पहले जब उन्होंने अपना ब्यौरा दिया था उस वक्त उन्होंने अपना जो जाति प्रमाण पत्र है वो उसमें गोंड जाति नहीं लिखा था। और अब जब मरवाही उपचुनाव होने वाले हैं मरवाही में, उसके बाद से अमित जोगी की जाति को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद अब ऋचा जोगी को लेकर भी निशाना साधा जाने लगा है और इस पूरे मामले में उन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश जुड़ गए हैं। अवधेश, नोटिस भी जारी कर दिया गया ऋचा जोगी को, जो जाति मामले को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि जो पिछले दस्तावेज उन्होंने पहले दिए थे उसमें उनकी गोंड जाति का प्रमाण नहीं था। अवधेश, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल हमने अपने दर्शकों को बताया कि ऋचा जोगी की जाति प्रमाण पत्र को लेके आपत्ति दर्ज कराई गई, उसी आपत्ति के अगले क्रम में यह है कि जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति जो होती है उस समिति ने ऋचा जोगी को नोटिस जारी किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि नोटिस के शब्दों को अगर देखा जाए, उसमें लिखे वाक्यों को देखा जाए तो समिति ने सीधे तौर पे ऋचा जोगी से पूछा है कि उनके जाति प्रमाण पत्र को रद्द क्यों नहीं किया जाए। इस बाबत 10 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है और साफ तौर पे इस बात का भी उल्लेख है कि अगर 10 दिनों के भीतर जवाब नहीं दिया जाएगा तो एक पक्षी कार्रवाई कर दी जाएगी। मतलब ये कि अगर ऋचा जोगी जाति प्रमाण पत्र से जुड़े दस्तावेज को 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत नहीं करती है तो उनका जाति प्रमाण पत्र सीधे तौर पे निरस्त कर दिया जाएगा। तो समझा जा सकता है कि जोगी और जाति, जो दो विवाद लंबे दशकों से छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहे हैं, उसी के नई कड़ी में ये है कि अब ऋचा जोगी की जाति को लेकर भी विवाद गहराता नजर आ रहा है। अवधेश, लेकिन सवाल ये भी है कि जब इलेक्शन होते हैं तभी जाति का मामला समझ में आता है, चाहे वो बीजेपी को हो चाहे कांग्रेस को हो। बिल्कुल, देखिए ये भी बड़ी अचरज की बात है कि इलेक्शन के वक्त में ही ऋचा जोगी ने ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र बनवाया जी। जुलाई 2020 में, अभी 2 महीने पहले ही ये प्रमाण पत्र बनाया गया है, जिसको लेके आपत्ति दर्ज कराई गई। जबकि 2018 में ऋचा जोगी चुनाव लड़ी तो उस वक्त चूंकि अकलतरा सीट सामान्य सीट थी तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं थी और तमाम जो दस्तावेज थे, चाहे जो जमानत राशि है, वो सभी सामान्य बतौर सामान्य कैंडिडेट ही जमा किया गया था ऋचा जोगी के द्वारा। और यही वजह है कि जब 18 बिंदुओं के साथ जो शिकायत की गई, आपत्ति दर्ज कराई गई, उसमें भी इस बात का उल्लेख है चूंकि अब मरवाही का चुनाव होना है, ऐलान कर दिया गया है 3 नवंबर को वहां पे चुनाव होना है, इसलिए तैयारियों के तहत जोगी कांग्रेस से भीतर खाने तैयारी कर रही थी कि कहीं अमित जोगी की मुसीबत बढ़ी तो ऋचा जोगी को बतौर कैंडिडेट उतारा जाएगा। लेकिन जाति प्रमाण पत्र मिलते ही जिस तरह से आपत्ति दर्ज कराई गई है, कहने के लिए काफी है कि अब ऋचा जोगी की जाति प्रमाण पत्र को लेकर मुसीबतें बढ़ने वाली है, क्योंकि छानबीन समिति के जो स्पष्टीकरण का जो नोटिस है, नोटिस काफी कड़े शब्दों में लिखा गया है। सीधे तौर पे धाराओं का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि वो 10 दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करे, अन्यथा रद्द कर दिया जाएगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अवधेश तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से 10 दिनों के अंदर जवाब पेश करना होगा ऋचा जोगी को, वरना उनका जो जातीय प्रमाण पत्र है जो कि उन्होंने हाल ही में 2 महीने पहले जुलाई के माह में बनवाया है, उसे रद्द कर दिया जाएगा। खबर रायपुर से है। लॉ एंड ऑर्डर और बेहतर पुलिसिंग को लेकर डीजीपी की बैठक हुई है। लॉ एंड ऑर्डर और बेहतर पुलिसिंग को लेकर डीजीपी की बैठक में डीएसपी स्तर के अफसरों की बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा होगी और हर स्तर के अफसरों से अलग अलग चर्चा कर राय जानने की कोशिश डीजीपी करेंगे। इससे पहले सभी जिलों के पुलिस एसपी भी बैठक ले चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर डीजीपी की अहम बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। तो डीएसपी स्तर के अफसरों की बैठक होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी शामिल होंगे। संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ गए हैं। देवव्रत, डीजीपी की बैठक है, अचानक से बैठक क्यों रखी गई है, क्या उद्देश्य इस बैठक का?
जी, इससे पहले जो बैठक हुई थी वो निश्चित तौर पे महिला सुरक्षा को लेकर के मूल रूप से रखा गया था वो सब्जेक्ट, और इसके अलावा जो जिलों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको लेकर के सभी जिलों के एसपीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीजीपी ने चर्चा की थी, उनसे बातचीत की थी और व्यवस्था बेहतर बनाने के निर्देश दिए थे। लेकिन अब जरूरत ये भी है कि उनके बाद के जो अधिकारी हैं यानी डीएसपी स्तर के जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत की जाए, क्योंकि जो इलाकों में कमान एसपी के हाथों में रहती है तो साथ ही साथ जो कानून व्यवस्था को बेहतर करने की जो प्रक्रिया होती है वो उसके बाद के अधिकारियों की भी होती है। लिहाजा सभी अधिकारियों से क्रमशः डीजीपी चर्चा कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और ये कोशिश है कि बेहतर पुलिसिंग हो। नशे के कारोबार पर जिस तरह से अभी लगातार पुलिस की मुहिम चल रही है, इसके अलावा जो महिला सुरक्षा को लेकर के लगातार जो है पुलिस संजीदा रहे, इसकी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो डीएसपी स्तर के हैं उन अफसरों से बातचीत होगी, और हर स्तर के जो अफसर हैं उनसे अलग अलग डीजीपी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर उनको समस्याएं किस तरह की आ रही हैं, अगर पुलिसिंग हो रही है, कहीं पे अगर कोई कमी नजर आ रही है तो वो कमी क्यों है। तो ये सारी चीजें जो है इनको जानने के लिए, परखने के लिए और जो दिशा निर्देश देने के लिए डीजीपी द्वारा ये बैठक रखी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी के लिए। तो ये प्रमुख उद्देश्य है जहां पर डीजीपी बैठक लेने वाले हैं। खबर रायपुर से है। धान के मुद्दे पर बीजेपी का आंदोलन। धान खरीदी और बकाया बोनस की मांग कर रही है बीजेपी, और आज प्रदेश भर में बीजेपी प्रदर्शन करने वाली है। 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग, प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की मांग, 2 साल का धान का बोनस देने की भी मांग की गई। न्याय योजना की एक मुश्त राशि देने की भी मांग बीजेपी कर रही है। तो पूरे प्रदेश में आज प्रदर्शन होगा। 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो वादा किया गया था उसे पूरा किया जाए। धान के मुद्दे को लेकर बीजेपी अब आंदोलन कर रही है और आज प्रदेश भर में आंदोलन देखा जाएगा। 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग, प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की मांग है और 2 साल का जो बकाया बोनस है उसे भी किसानों को देने की मांग की गई है। न्याय योजना की एक मुश्त राशि देने की मांग बीजेपी कर रही है। रायपुर से खबर है। हाथरस कांड पर कांग्रेस का हल्ला बोला। आज कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन, पोस्टरों से पटा रायपुर। कांग्रेस का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने की मांग की गई है। तो एक तरफ जहां आपने देखा है कि बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने की मांग की और इसके विरोध में वे लगातार आवाज तो बुलंद कर ही रहे थे, विरोध कर ही रहे थे, लेकिन आज पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदेश स्तरीय आंदोलन हल्ला बोल आज कांग्रेस करने जा रही है। हाथरस कांड को लेकर हल्ला बोल होगा और हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने की मांग कांग्रेस कर रही है। और जगदलपुर से खबर है। जगदलपुर से दूसरे रूट्स पर हवाई सेवा शुरू करने की सुगबुगाहट। अभी जगदलपुर से हैदराबाद, रायपुर के लिए फ्लाइट चल रही है। लोगों की मांग है कि दूसरे शहरों के लिए भी फ्लाइट सेवा में विस्तार किया जाना चाहिए। ऐसी खबर है कि एयर एलायंस तलाश रही है संभावना, तो वहीं इंडिगो जगदलपुर से दूसरे शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू कर सकता है। तो दूसरे शहरों के लिए भी फ्लाइट सेवा की मांग उठ रही है और ऐसी जानकारी है कि जल्द ही इंडिगो अन्य शहरों के लिए भी जगदलपुर से फ्लाइट की शुरुआत कर सकता है। अभी हैदराबाद के लिए फ्लाइट का संचालन हुआ है और उसके बाद अब अन्य शहरों के लिए भी फ्लाइट शुरू हो सकती है। इंडिगो यहां पर हवाई सेवा दे सकता है। खबर दुर्ग से है। ब्राउन शुगर के साथ आरोपी गिरफ्तार किया गया है। 3.5 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश दी। उड़ला क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मोहन नगर पुलिस की कार्रवाई में ये गिरफ्तारी हुई है। तो ब्राउन शुगर के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दुर्ग से बड़ी खबर है जहां पर 3.5 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश दी और इस दौरान शुगर के साथ साथ आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। उड़ला क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मोहन नगर पुलिस की कार्रवाई के दौरान ये बड़ी
कार्रवाई की गई है पुलिस की और आरोपी के साथ साथ ब्राउन शुगर भी जब्त की गई है। और खबर रायपुर से है। भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक 8 अक्टूबर को होगी मंत्रिमंडल की बैठक और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में धान खरीदी की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। 1 नवंबर को राज्योत्सव पर भी चर्चा होगी। बरवाई उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। सीएम हाउस में होगी कैबिनेट बैठक। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां कल कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक के दौरान 8 अक्टूबर को होगी मंत्रिमंडल की बैठक। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक होगी और बैठक में धान खरीदी की तैयारियों पर भी चर्चा होनी है। 1 नवंबर को राज्योत्सव पर चर्चा होगी। मरवाही उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। सीएम हाउस में होगी कैबिनेट बैठक। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में कल 2888 नए कोरोना मरीज मिले और रायपुर में सबसे ज्यादा 377 नए मरीज मिले। प्रदेश में कोरोना से कल 23 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 27,238 है। तो लगातार जो कोरोना का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है और कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। 2888 कोरोना के नए संक्रमित मरीज 24 घंटे में मिले और इस दौरान 27,238 एक्टिव मरीज अभी हैं जिनका इलाज किया जा रहा है और साथ ही एक दिन में 23 लोगों के कोरोना के चलते मौत भी हो गई है। तो सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो रायपुर में ही सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन के बाद स्थिति थोड़ी काबू में नजर आई, लेकिन एक बार फिर से जो मौत का आंकड़ा है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो दर है वो मौत के आंकड़े की बढ़ गई है। रिकवरी रेट भी ठीक है और जो कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं उनमें भी इजाफा देखा जा रहा है। तो जहां ये एक तरफ कोरोना बढ़ा हुआ है तो वहीं मोतीलाल वोरा भी कोरोना पॉजिटिव हुए। मोतीलाल वोरा को कोरोना हुआ और एम्स में उन्हें भर्ती किया गया। मोतीलाल वोरा की हालत स्थिर बनी हुई है। 91 साल के मोतीलाल वोरा हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा जिन्हें कोरोना हुआ, उनकी जब तबियत खराब हुई तो उनके सैंपल लिए गए। टेस्ट में उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई और उसके बाद उन्हें तुरंत एम्स भर्ती किया गया। एम्स हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी है। फिलहाल उनकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है, खतरे के बाहर है यानी कि। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मोतीलाल वोरा जो कि 91 साल के हैं और उन्हें कोरोना पॉजिटिव वे पाए गए हैं। अस्पताल में इलाज उनका जारी है। तो भोपाल में कोरोना के 292 नए मामले सामने आए हैं। सीएम हाउस से एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीएमएचआरसी से एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एम्स से 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जीएमसी से एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। कैंसर अस्पताल से 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। थाना मिसरोद से एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित निकला है और थाना छोला मंदिर से भी एक व्यक्ति संक्रमित पाया गया। पुलिस लाइन नेहरू नगर में 5 लोग संक्रमित निकले हैं। 4 इमली में 4 लोग संक्रमित पाए गए। LIG कोटरा में 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो पुलिस लाइन नेहरू नगर में 5 लोग संक्रमित निकले। इस तरीके से कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बहुत तेजी से बढ़े हुए हैं। तो LIG कोटरा में 5 लोग संक्रमित हुए। आपको बता दें थाना मिसरोद से भी एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया और इस तरीके से जो थाने हैं, अस्पताल प्रबंधन में जो कर्मचारी हैं वे भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जिनका इलाज अब किया जा रहा है। भोपाल का ये पूरा मामला है जहां पर पुलिस लाइन नेहरू नगर में भी 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए और साथ ही 4 इमली से भी 4 लोग संक्रमित निकले हैं। और शिवपुरी से खबर है, कोरोना योद्धा सम्मान में बड़ी गड़बड़ी की गई है। निलंबित और बर्खास्त कर्मी कोरोना योद्धा घोषित किए गए हैं। 2 साल से निलंबित लैब टेक्नीशियन मनोज शर्मा सजा काट रहे हैं। वार्ड बॉय सुम्मा आदिवासी बर्खास्त ब्लॉक मोबाइल
मोबिलाइजर पुष्पा कुशवाहा, बर्खास्त एनकाउंटर मैनेजर वरुण मंगल को मिला कोरोना योद्धा सम्मान। अब यहां से आप देखिए कि किस तरीके से बड़ी लापरवाही या बड़ी गड़बड़ी की गई है। विभाग ने पल्ला झाड़ लिया, प्रदेश स्तर की समस्या हमारी नहीं, और जो लोग पहले बर्खास्त किए जा चुके हैं, जो कि इसके सजा काट रहे हैं, उन्हें कोरोना योद्धा का सम्मान दिया जा रहा है। तो बड़ी गड़बड़ी की आशंका यहां पर जताई जा रही है, क्योंकि जो लोग 2 साल पहले ही बर्खास्त किए जा चुके हैं और अभी वो सजा भी काट रहे हैं। 2 साल से निलंबित लैब टेक्नीशियन मनोज शर्मा, सजा काट रहे वार्ड बॉय सुम्मा आदिवासी, बर्खास्त ब्लॉक मोबिलाइजर पुष्पा कुशवाहा, बर्खास्त अकाउंट मैनेजर वरुण मंगल को भी कोरोना योद्धा सम्मान दिया गया है। प्रदेश सरकार साल 2020-21 में तीसरी बार कर्ज लेने जा रही है। किसान आय योजना की तीसरी किश्त के लिए सरकार 1000 करोड़ कर्ज लेने जा रही है। पिछले महीने ही सरकार ने 700 करोड़ का कर्ज लिया था और इसके साथ ही अब राज्य पर 61,000 करोड़ का कर्ज हो गया है। प्रदेश सरकार हर महीने में सरकार 360.80 करोड़ रुपए से ज्यादा ब्याज चुका रही है और पिछली सरकार ने 15 सालों में 41,239 करोड़ का कर्ज लिया था, लेकिन ये सरकार करीब 20 महीने में 20,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। बीजेपी ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला और कांग्रेस का कहना है कि केंद्र की सरकार जीएसटी की क्षतिपूर्ति की राशि नहीं दे रही है और इसलिए कर्ज लेने की जरूरत पड़ रही है। कर्ज लिया जाता था और उस सरकार का लगभग 43,000 करोड़ का कर्ज छत्तीसगढ़ पे अभी भी कायम है। हम कर्ज ले रहे हैं, केंद्र सरकार हमारा कितना सपोर्ट कर पा रही है आप लोग देख रहे हैं। ना हमारा जीएसटी का हिस्सा दे रही है, ना हमारा माइनिंग का सेस मिल रहा है, ना हमारा रोजगार गारंटी का पूरा हिस्सा मिल रहा है। और हमको अपने किसानों की धान खरीदी करना है, हमको अपने गरीबों का चावल का कार्यक्रम लगातार चला के रखना है। और कई कानून बना करके छत्तीसगढ़ की इन योजनाओं को प्रभावित करने की कोशिश भी हो रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि भले कर्ज लेना पड़े, लेकिन हम छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीदेंगे। इसलिए अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो मैं ऐसा समझता हूं अपनी जनता के लिए कर्ज लेना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बस्तर में मनाई जाने वाला विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा भी कोरोना संकट की जद में है। दशहरे के दौरान ज्यादा भीड़ ना जुटे, इसके लिए अपील की जा रही है और दशहरे को मनाने के लिए राज परिवार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। दशहरे की रस्मों को निभाने के लिए भी खास तैयारियां की गई हैं और साथ ही रथ परिक्रमा में रथ खींचने के लिए लोगों की सूची तैयार की जा रही है। तो कोरोना काल में तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं और यही कारण है कि इस बार दशहरे में भी विशेष गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। बस्तर दशहरा भी अब कोरोना की जद में है और इसके चलते यहां पर पहले से ही खास तैयारी की गई है। कोरोना काल में सावधानी बरतते हुए रथ खींचने वालों की भी संख्या तय की जा रही है, इसकी सूची तैयार की जा रही है और दशहरे की रस्मों को निभाने के लिए भी खास तैयारियां की गई हैं, जिनमें सीमित लोग ही शामिल हो पाएंगे। कोशिश कर रहे हैं कि कोई गांव का आदमी जो छतर लेके आ रहा है, कोशिश करे कि छतर के साथ अपना एक सहायक ले आए। अब आंगादेव है, आंगादेव एक तो नहीं उठा सकते, 4 उठाते हैं, कम से कम 1-2 सहायक आए, ताकि हम कोशिश करें कि जो संक्रमण है वो फैले ना। और जितने लोग जो काम करने वाले लोग हैं, जो बेसिकली निर्वहन करते हैं कार्यक्रम का, वो सब आएँ। और गांव वालों से निवेदन है कि आराध्यमय दंतेश्वरी का, अपने देवी देवताओं का, अपने आंगादेव, लाडदेव, भैरमदेव, छतरदेव, अपने ही घर में बैठ करके उनकी पूजा अर्चना करें। और जो जिम्मेदार व्यक्ति जैसे माझी, चालकी, सिरा है, गुनिया है, बैगा है और साथ साथ हमारे जनपद पंचायत के जितने लोग हैं, ये सब लोग आज के दिन सम्मिलित होते हैं। चाहे पंचायत हो, पंचायत सरपंच, सभी लोग सम्मिलित होते हैं। सुकमा की इमली का स्वाद अब पूरा देश चखेगा। प्रशासन स्व सहायता समूह के माध्यम से इमली की चटनी बना रहा है और इस चटनी को नाम दिया गया है इमली का चस्का। देश के प्रमुख शहरों में इमली की चटनी बिकने वाली है। सर, हमें यहाँ खुशी हो रहा है कि काम कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं पैसा बढ़ रहा है, मिल रहा है मानदेय। इमली आपकी अब सब लोग टेस्ट करेंगे जी, भारत में पूरा टेस्ट होगा सर, लॉन्च हुआ है। ये जो इमली है, बस्तर का इमली, पूरे देश विदेश में इसका लोग स्वाद लेंगे और निश्चित रूप से यहाँ का जो व्यापार है,
स्वसहायता समूह की दीदियों की आर्थिक जो स्थिति है, उनका आमदनी है, दोगुनी होगी। और जिस तरह से 2 अक्टूबर को केंद्र सरकार के द्वारा ट्राइब्स एरिया के जो उन्होंने वो किया है लॉन्च, उसमें झारखंड के अनेको और छत्तीसगढ़ के जो इमली चस्का है उसको स्थान मिला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं और सुकमा ज़िले के लिए एक बहुत ही अच्छा खुशखबरी की बात है कि हमारे यहाँ जो सबरी मार्ट के माध्यम से इमली चस्का जो यहाँ का प्रोडक्शन है उसका देश में 1 नेशन 1 मार्केट ई मार्केट के तहत